हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूजो सी बुलेटिन न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सूजो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज है रविवार 5 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यूज हम हमारी 5 बजे वाली क्लास में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पचपदरा बालोतरा में राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया और इसी अवसर पर शिलान्यास भी किए गए। उद्घाटन एवं शिलान्यास करीब 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया, जिसमें राजस्थान रिफाइनरी भी शामिल है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी। उस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य सदस्यों में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराम वांगड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ष 2017 में राजस्थान रिफाइनरी के लिए एमओयू हुआ था, लेकिन 2018 से 2023 तक पूर्ववर्ती राज्य सरकार से असहयोग के कारण काम लगभग ठप रहा। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति, हम अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में कोई नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की क्षमता भी कम हुई है। इसके विपरीत भारत अपनी क्षमता लगातार बढ़ाई है। भारत में अब विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है भारत। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की भाग्य रेखा, लागत है इसकी 80,000 करोड़। राजस्थान रिफाइनरी की लागत है 80,000 करोड़ लगभग। यह रिफाइनरी राजस्थान की भाग्य रेखा के साथ साथ पूरे देश के औद्योगिक आर्थिक विकास का आधार बनेगी। यह पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग के रूप प्रमुख हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे नए उद्योगों को, निवेश को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया। 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजना है। राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था आधुनिक सुगम बनाने के लिए ये किया गया। ट्रैफिक जाम से समस्या का समाधान मिलेगा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी, जयपुर शहरी विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, वैश्विक संकट के समय भारत की कूटनीति डिप्लोमेसी का प्रभाव। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिक देवो भव की भावना, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संकट से निपटने के प्रयासों को रेखांकित किया। आयात व आपूर्ति में विस्तार, युद्ध से पहले भारत 25-26 देशों से ईंधन आयात करता था। संकट के समय कूटनीति का उपयोग कर इसे 40 से अधिक देशों तक बढ़ाया। पहले भारत 25 से 26 देशों से ईंधन आयात करता था, लेकिन युद्ध के समय कूटनीति का उपयोग करते हुए 40 से अधिक देशों से ईंधन आयात करने लगा। भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और 90% खाड़ी देशों से आता है। जो 60% एलपीजी भारत आयात करता है अपनी ज़रूरत का, और जिसमें भी जो टोटल जो 7% हम बाहर से आयात करते हैं, उसमें भी 90% खाड़ी देशों से आता है एलपीजी। युद्ध के कारण लगभग बंद होने के कगार पर था, लेकिन सरकार ने रिफाइनरीज की क्षमता पर फोकस कर इसे संभाला। घरेलू उत्पादन और वितरण में तेजी, औद्योगिक गैस को रसोई गैस एलपीजी बनाने में उपयोगी किया गया। जो औद्योगिक गैस होती है उसे एलपीजी में कन्वर्ट किया गया। सप्ताह भर के भीतर एलपीजी उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया गया। पहले 35,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता था एलपीजी का, अब 54,000 मीट्रिक टन बढ़ाकर कर दिया गया। घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए बहुत कम समय में 11 लाख से ज़्यादा घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ा गया। जो युद्ध के समय के अंदर ही 11 लाख नए घरों को पीएनजी कनेक्शन, पाइपलाइन, नेचुरल गैस से जोड़ा गया। ऊर्जा संकट के दौरान राहत के आंकड़े, कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत युद्ध के कारण $70 से उछलकर $120 प्रति बैरल पहुंच गई। डीजल पेट्रोल की वैश्विक स्थिति, दुनिया के कई देशों में 50% तक बढ़ी और राशनिंग की नौबत आई। भारत में आपूर्ति, दूर दराज के इलाकों में भी सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी गई। आर्थिक घाटा वहन, अप्रैल से जून के बीच कंपनियों को हुए 75,000 करोड़ से अधिक घाटे की जिम्मेदारी सरकार ने ली। कर में छूट, टैक्स कट किया, एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी कर जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। वर्तमान में गैस सिलेंडर की घरेलू कीमत एलपीजी की है 950, उज्ज्वला सिलेंडर की 650 से कम और कमर्शियल गैस की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल, पश्चिमी एशिया में युद्ध से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने अपनी दूरदर्शी नीति, मजबूत कूटनीति से देश को सुरक्षित रखा। हर स्तर पर सटीक आकलन, प्रभावी रणनीति बनाई गई। देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों ने भारत को एक अप्रत्याशित चुनौती से उबारा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों को ऊर्जा संकट का सामना एक दिन के लिए भी नहीं करने दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी योजनाओं के बारे में और जनहितकारी योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 सालों से
विकास, सुशासन, जन कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित हुए। राज्य सरकारी नौकरी राजस्थान में पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में युवाओं को 1,78,000 सरकारी नौकरी प्रदान की गई। यह इतने कम समय में एक नया रिकॉर्ड है, अर्थात इतने कम समय में 1,78,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने का रिकॉर्ड है। निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकार के प्रयासों से निजी क्षेत्र में 4 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। संकल्प डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक तक जन हितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों और उद्योगों एमएसएमई को दी गई सुरक्षा व राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में आयोजित समारोह में वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। खाद्य, यूरिया संकट से बचाव। यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर यूरिया की एक बोरी की कीमत 3,000 से ऊपर पहुंच गई थी। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तरह से घरेलू उत्पादन बढ़ाया। करोड़ों रुपए की सब्सिडी देकर किसानों को केवल 300 रुपए में यूरिया उपलब्ध करवाने का सुनिश्चित किया। एमएसएमई सेक्टर को संजीवनी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया गया। इसके तहत 20% तक अतिरिक्त ऋण दिया गया। उस 100% सरकारी गारंटी प्रदान की गई जिससे बड़े बड़े उद्योगों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं छोटे बड़े उद्योग। जल परिवहन प्रबंधन, शेखावाटी तक पहुंचेगा पानी। यमुना जल समझौते के बीच राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते से जल संकट का समाधान होने जा रहा है। हथिनी कुंड बैराज परियोजना, लगभग 34,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत हथिनी कुंड बैराज से पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। लाभान्वित क्षेत्र, इससे सीकर, चूरू, झुंझुनू आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवार तथा किसाऊ बांधों के निर्माण और अधिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री के वक्तव्य हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के जल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। यह समझौते शेखावाटी अंचल सहित जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए लगभग 75 लाख लोगों का दीर्घकालीन पेयजल से राहत मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा और जल संरक्षण की प्रमुख योजनाएं। राजस्थान के संदर्भ में विश्व स्तरीय सोलर पार्क, राजस्थान में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, राज्य में 1.5 लाख से ज़्यादा घरों पर सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना, राज्य सरकार के 65,000 से ज़्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत देश भर में 25 लाख और राजस्थान में 1.25 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा सॉक पिट बनाए गए। जल संचय जन भागीदारी के तहत तकनीकी रूप से विश्व की सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरीज में राजस्थान रिफाइनरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी की तकनीकी खूबियों और इसके प्रभावों पर प्रकाश डाला। नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स में इस रिफाइनरी का इंडेक्स है 17 नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स में, जिसका अर्थ है यह विश्व भर की टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल है। वैश्विक तुलना, पूरी दुनिया में 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। प्रधानमंत्री ने 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी, अब पचपदरा में HRRL रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित की है। आर्थिक प्रभाव, यह रिफाइनरी राज्य साधारण प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी, जनसाधारण के जीवन में समृद्धि लाएगी और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजगार सृजन। 54,000 युवाओं को अभिनंदन पत्र दिए हैं। समारोह के दौरान लगभग 54,000 पदों पर नवचयनित युवाओं को अभिनंदन पत्र, नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, ऊर्जा, गृह, जेल प्रहरी, पंचायती राज, ग्राम विकास अधिकारी, परिवहन, उच्च शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता आयोजना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सहित अन्य विभागों के पद शामिल हैं। उनको रोजगार, जो नवचयनित युवाओं को अभिनंदन पत्र, नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में 1,05,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। जयपुर मेट्रो फेज 2 पहलतपुरा से टोडी मोड़ तक की आधारशिला रखी। समारोह में प्रदेश भर से लगभग 54,000 युवाओं को अभिनंदन पत्र, सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नेक्स्ट हम आप देख सकते हैं उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हमारे राज्यपाल किशन राव हरिभाऊ वांगड़े। पश्चिमी राजस्थान का औद्योगिक विकास, रिफाइनरी प्रोजेक्ट। यह रिफाइनरी देश और प्रदेश के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 MMTPA क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। जो राजस्थान रिफाइनरी, उसकी कुल क्षमता है 9 MMTPA अर्थात मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में से स्थापित किया गया है। इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को
79,459 करोड़ के भारी निवेश से स्थापित किया गया है। इस परियोजना ने 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल की क्षमता के साथ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। राजस्थान के क्रूड तथा आयातित क्रूड के मिश्रण से प्रोसेस करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए डिज़ाइन की गई है। पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए आधारभूत उद्योग के रूप में कार्य करेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों तथा अनुषंगी क्षेत्रों के विकास को भी भारी प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 9,079 करोड़ की परियोजनाओं को ऊर्जा परियोजना है। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा और उसके प्रसारण को लेकर कई अहम परियोजनाओं को उद्घाटन व शिलान्यास किया। सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन SJVN की 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिनका निर्माण लगभग 5,492 करोड़ की लागत से किया गया है। NHPC के 300 मेगावाट के कर्णेसर और सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर का उद्घाटन किया, जिनकी लागत लगभग 1,677 करोड़ है। तो 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया, जिनमें SJVN बीकानेर तथा कर्णेसर सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर का उद्घाटन उन्होंने किया। SJVN की क्षमता है 1000 मेगावाट तथा NHPC की क्षमता है 300 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत प्रसारण ट्रांसमिशन प्रणालियाँ REZ। राजस्थान REZ फेज 3 के भाग H से विद्युत निकासी के लिए 910 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। जून 2027 तक पूरी होने वाली फेज 4 भाग F की 530 सर्किट किलोमीटर लंबी विद्युत प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास किया। 2,735 करोड़ की लागत वाली इस शिलान्यास परियोजना के तहत बाड़मेर 1, सिरोही, फतेहगढ़ 3 पुलिंग स्टेशनों के बीच ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। बाड़मेर 1 पुलिंग स्टेशन पर 5,500 MVA ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा का निकासी सुगम हो सकेगी। जयपुर मेट्रो और सुदृढ़ कनेक्टिविटी अन्य प्रमुख कार्य हम देखें तो जयपुर मेट्रो फेज 2 का 41 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पेलादपुरा से टोडी मोड़ तक का शिलान्यास किया। मेट्रो का प्रभाव यह कॉरिडोर सीतापुरा से लेकर VKI तक औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए जयपुर की जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा। मेट्रो की वित्तीय स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहले पैकेज में 918.04 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए LOA जारी कर दिया है। रेल कनेक्टिविटी का दोहरीकरण लगभग 892 करोड़ की लागत से निर्मित चूरू शार्दुलपुर 58 किलोमीटर तथा चूरू रतनगढ़ 46 किलोमीटर के रेल का दोहरीकरण तथा डबल लाइन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। जोधपुर रिंग रोड लगभग 737 करोड़ की लागत से तैयार NH 125A जोधपुर रिंग रोड सेशन 2 करवड़ से डांगियावास के 30 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 4 लेन कार्य का लोकार्पण किया। इससे यातायात सुगम व सुरक्षित होगा। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा संशोधित उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वांगड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय नगर विमानन मंत्री मुरलीधर मोहोल तथा मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल विरासत और विकास का संगम। नए टर्मिनल भवन को राजस्थान की समृद्ध विरासत से प्रेरित वास्तुकला अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इसमें हम विशेषताएं देखें तो निर्माण लागत है 480 करोड़ रुपए। जोधपुर नए टर्मिनल की कुल क्षेत्रफल है 23,000 वर्ग मीटर से अधिक। यात्री क्षमता है 20 लाख प्रति वर्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे संशोधित उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। बुनियादी ढांचे का विस्तार विमान अवसंरचना के विस्तार के लिए सरकार ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 100 हवाई अड्डों का विकास, देश भर में मौजूद अनयूज्ड हवाई पट्टियों को विकसित कर 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण पर विशेष बल दिया है। 200 आधुनिक हेलीपैड, दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड का विकास भी किया जाएगा। वित्तीय सहायता VGF क्षेत्रीय परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को 10,000 करोड़ से रुपए से अधिक की वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग की सहायता की जाएगी 10,000 करोड़ से अधिक के। नेक्स्ट हम देखेंगे उड़े देश का आम नागरिक उड़ान विजन को मजबूती। प्रधानमंत्री ने उड़े देश का आम नागरिक विजन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस योजना में रीजनल एयर कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। दीर्घकालीन निवेश के तहत 28,840 करोड़ रुपए के आवंटन से अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति दी जाएगी। इससे देश भर में व्यापक स्थायी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी तथा भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सुजसी बुलेटिन का सार हमने देख लिया है। अब हम हमारे न्यूज़पेपर पर आधारित इंपॉर्टेंट जो राजस्थान से संबंधित न्यूज़पेपर है उस पर हम देखेंगे। भीलवाड़ा की हाई स्पीड बॉलिंग मशीन।
भीलवाड़ा की हाई स्पीड बॉलिंग मशीन टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा अब 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाली क्रिकेट बॉलिंग मशीन का ग्लोबल सेंटर बन गया है। देवेंद्र सिंह राजपूत की सोच से बनी यह मशीन दुनिया के 44 देशों जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ में इस्तेमाल हो रही है। जल्दी मशीन एआई तकनीक से भी लेस होगी। मोबाइल ऐप से इसके टाइमिंग और गैप भी सेट किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला T20 विश्व कप फाइनल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच में राजस्थान के ओपी शर्मा को स्टेटिशियन और भूपेंद्र सिंह भाटी को स्कोरर के रूप में कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे जो महिला T20 फाइनल मैच हो रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में, उसमें ओपी शर्मा को स्टेटिस्टिशियन और भूपेंद्र सिंह भाटी को स्कोरर के रूप में नियुक्त किया है। पैनल जो कमेंट्री करने वाले पैनल होता है उसमें उन्हें शामिल किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई सिम का बढ़ता चलन। युवाओं और पेशेवरों के बीच ई सिम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर है क्योंकि इससे नेटवर्क ऑपरेटर बदलना आसान हो जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये फायदेमंद है क्योंकि फ़ोन चोरी होने पर फिजिकल सिम की तरह इसे निकाला नहीं जा सकेगा। हालांकि नए फ़ोन में दोबारा एक्टिवेट करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो वर्तमान में आने वाला समय ई सिम का है, जिसमें अब जो फिजिकल सिम है, जो हार्ड सिम हमारे पास होती है जिसे हमें निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासनिक और सामाजिक पहल आओ गांव चले अभियान पाली मॉडल। हम ध्यान में रखेंगे आओ गांव चले अभियान पाली जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी का ये नवाचार पूरे राजस्थान के लिए मिसाल बन गया है। इसके तहत प्रवासियों को उनकी जन्मभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़कर विकास कार्यों में जन सहयोग लिया जा रहा है। इस सफलता से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने की निर्देश दिए हैं। तो आओ गाँव चले अभियान पाली से संबंधित है, पाली का मॉडल है, जिससे प्रेरित होकर संपूर्ण राजस्थान में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने की निर्देश दिए हैं। अधिकारी आपके द्वार जन सुनवाई। जयपुर पुलिस ने कमिश्नर सचिन मित्तल ने करधनी थाने में अभियान के तहत 95 परिवादियों से इसमें शेष सुनी 40 मामलों का मुख्य परि अधिकारियों को निर्देश देकर निस्तारण किया। तो हम ध्यान में रखेंगे प्रवासी आओ गांव चले अभियान है पाली का, और अधिकारी आपके द्वारा जन सुनवाई है जयपुर पुलिस कमिश्नर की एक पहल है। मानवता की पहल है रक्तदान। बैग पैकर्स एंड ट्रेवलर्स इंडिया बाटी द्वारा जयपुर के सेंट्रल पार्क सहित नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई में घुमक्कड़ युवाओं को ब्लड डोनेशन मीटअप आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य और जीवन शैली आदिवासी बच्चों की बेहतर दृष्टि। सिरोही जिले के अबू रोड जनजातीय क्षेत्र में 95% लोग चश्मे से मुक्त हैं। इसके विपरीत शहरी बच्चों में स्क्रीन टाइम अधिक होने से चश्मे के मामले बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज की इस उपलब्धि की राज उनकी पारंपरिक जीवन शैली, जिसमें कम स्क्रीन टाइम, खुले वातावरण में रहना, मकई, महुआ के तेल और ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 जयपुर में आयोजित समारोह में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मान किया गया जयपुर में, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है ईशान रोजारियो। पुरुष वर्ग जयपुर से संबंधित है ईशान रोजारियो, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है। और महिला वर्ग में हंसा कंवर को, जो बीकानेर की रहने वाली हंसा कंवर, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला संघ बना है सीकर पुरुष वर्ग में और बीकानेर महिला वर्ग में। और रेफरी व कोच ऑफ द ईयर से रूपेंद्र सिंह राठौड़ रेफरी चुने गए हैं और नरेंद्र सिंह राठौड़ कोच ऑफ द ईयर चुने गए हैं नरेंद्र सिंह राठौड़। रेफरी ऑफ द ईयर चुने गए रूपेंद्र सिंह राठौड़। और सर्वश्रेष्ठ जिला संघ ऑफ द ईयर चुना गया है सीकर और पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ जिला संघ ऑफ द ईयर चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर ईशान रोजारियो को चुना गया है, जयपुर से संबंधित है, और हंसा कंवर को महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलेज स्पोर्ट्स लीग की तैयारी। राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों में अमेरिकी और केरल मॉडल पर की तर्ज पर कॉलेज स्पोर्ट्स लीग की शुरू करने की कवायद चल रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट SMRI स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा व रोजगार के संबंध में नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन। शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए नए शिक्षकों को स्कूल जाने से पहले नियमों और शिक्षा नीति NEP की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 6 से 15 जुलाई के बीच संभाग स्तर की डाइट में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 में 1604 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिन्हें प्रश्न नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। स्कूलों में पदों की बढ़ोतरी। प्रदेश में 11 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की जा रही है, जिससे सरकारी स्कूल में 1.23 लाख पद नए बढ़ सकते हैं। वर्तमान में
3,92,431 पद हैं, जो बढ़कर 5,15,617 हो जाएंगे। इससे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों, विशेषकर भाषा, हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों की कमी दूर होगी। मानसून के स्कूलों की सुरक्षा। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने मानसून के दौरान जर्जर स्कूल भवनों के बचाव के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों और संस्था प्रधानों को प्रतिदिन विद्यालय शुरू होने से पहले सुरक्षा निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवाओं को निःशुल्क फिटनेस कोचिंग। सीकर में सेवानिवृत्त फौजी राजेंद्र गोदारा द्वारा युवाओं को, विशेषकर बेटियों को, सेना तथा पुलिस भर्ती के लिए निःशुल्क फिटनेस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी विरासत के तहत जो पत्रिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जो उन लेख उनके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, उसमें हम देखेंगे कालक्या माता मंदिर। कालक्या माता मंदिर जो जालाना वन क्षेत्र जयपुर में स्थित है। जालाना वन क्षेत्र जयपुर में ऐतिहासिक धरोहर, जहाँ पैंथर और इंसान एक साथ नवाते हैं माता के मंदिर में शीश। कालक्या माता, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अरावली की पहाड़ियों व जालाना वंश क्षेत्र की हरियाली के बीच स्थित कालक्या माता प्राचीन बावड़ी केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि लोक आस्था, इतिहास और रहस्य का अनूठा संगम है। स्थानीय मान्यता और जनश्रुतियों के अनुसार सदियों पुरानी ये बावड़ी आज भी किंवदंतियों को संजोए हुए है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जुबान पर जीवित है। जंगल के बीच स्थित होने के कारण ये स्रोत कभी भी राहगीरों, साधु संतों, वन्य जीवों की प्यास बुझाने का प्रमुख केंद्र था। यह बावड़ी देख सकते हैं मंदिर में। 1046 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का, जिसमें हम देखें तो 3 मंजिला गहरी बावड़ी है। वर्ष 2000 में भक्तों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार किया गया था। 2001 तक यह बावड़ी लबालब रहती थी, लेकिन अब इसमें पानी की कमी रहती है। बावड़ी के साथ जुड़ी आस्था। वन्य जीवों का डेरा। जालाना वन क्षेत्र में होने के कारण रात के समय पैंथर, अन्य वन्य जीव अक्सर पानी पीने पहुंचते, लेकिन माता के चमत्कार से आज तक उन्होंने किसी भी श्रद्धालु को क्षति नहीं पहुंचाई है। नवरात्र में मेला बढ़ता है। अलग अलग जिलों से श्रद्धालु यहाँ मन्नतें मांगने, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचते हैं। मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर बावड़ी जालाना वन क्षेत्र लेपर्ड सफारी रूट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो क्या मान्यता है वो हम देखें। अब मंदिर में रहना सुरक्षित नहीं। पुजारी गोपाल व हरि मीणा ने बताया कि लोक मान्यता के अनुसार 1046 वर्ष पहले मीणा समाज की ओर से इस प्रतिमा को बंगाल से यहाँ लाए थे। मीणा समाज द्वारा स्थापित की गई थी ये मूर्ति। कुछ डाकू माता के सोने की प्रतिमा को चुराना चाहते थे। मूर्ति जो है वो सोने की है, उस प्रतिमा को चुराना चाहते थे। किंवदंती है कि जैसे ही प्रतिमा को छूने का प्रयास किया गया, वह स्वयं बावड़ी में कूद गई। प्रतिमा बावड़ी में कूद गई। जिस अगले दिन पुजारियों ने खोजबीन की कि प्रतिमा कहाँ गई, तो बावड़ी से आवाज़ सुनाई दी कि कलयुग के प्रभाव से अब मंदिर में ही रहना सुरक्षित नहीं है, इस वजह से बावड़ी में समा गई थी मूर्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे सीवर की रोबोटिक सफाई। इंसानों की जगह लेंगे रोबोट। राजस्थान में सीवर लाइनों की सफाई व्यवस्था में एक बहुत बड़ा मानवीय बदलाव होने जा रहा है। अब सफाई कर्मियों को जानलेवा जहरीली गैसों वाले सीवर में नहीं उतरना पड़ेगा। मशीनों की खरीद। प्रदेश के 35 शहरों के लिए 100 अत्याधुनिक 3-in-1 रोबोटिक सीवर मशीनें खरीदी जा रही है। 35 से अधिक शहरों के लिए 100 मशीनें। इस पूरी परियोजना पर लगभग 136 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मशीनें अगले 3 महीने के भीतर उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 3-in-1 मशीन की खासियतें। कैमरे से लेस रोबोट में कैमरे के साथ मेन होल भीतर उतरेगा। इससे सीवर की स्थिति लाइव निरीक्षण होगा। खराबी से पहले ही पता चल जाएगा। हाई प्रेशर जेटिंग। हाई प्रेशर जेट के जरिए सीवर लाइन में जमे अवरोध, ब्लॉकेज और जाम को तुरंत हटाया जाएगा। संक्शन सिस्टम। इसका शक्तिशाली संक्शन सिस्टम सीवर के अंदर जमा गाद और कचरे को खींचकर बाहर निकाल देगा। स्मार्ट तकनीक। इस मशीन के जरिए सफाई का कार्य मोबाइल ऐप के रियल टाइम निगरानी से की जा सकेगी। हर सफाई का कार्य डिजिटल रिपोर्ट स्वतः ही तैयार हो जाएगी। किन शहरों में मशीनों का वितरण किया जाएगा? तो जयपुर में सर्वाधिक 12 मशीनें दी जाएगी। कोटा में और जोधपुर में 10-10 मशीनें दी जाएगी। बीकानेर में 7 मशीनें, अजमेर में 6 मशीनें, सीकर में 5 मशीनें तथा उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और पाली को 3-3 मशीनें दी जाएगी। बाकी अन्य शहरों को भी 1 या 2 मशीनें मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। प्लास्टिक मुक्त जंगल की सफल पहल। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हमने पहले भी चर्चा की थी। यहाँ प्लास्टिक की बोतल ले जाना अनिवार्य की प्रतिबंध लगाया गया है। वहाँ आपको कांच की पानी की बोतल अवेलेबल करवाई जाएगी। आप उसे उपयोग में लीजिए, सफारी का आनंद लीजिए, फिर वापस जाते समय उस बोतल को जमा कर दीजिए। जो खाली बोतल है प्लास्टिक वो जमा करा दीजिए। पानी का उपयोग आप उसमें कर सकते हैं। प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाए गए हैं, जिसमें बहुत शानदार परिणाम दिए हैं। जिनमें हम देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर था 5 जून को इसकी शुभारंभ किया गया था। इसका
यह अभियान वन विभाग तथा नीर अमृत फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। नीर अमृत फाउंडेशन और वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। साझेदारी से कार्यप्रणाली जंगल के प्रवेश द्वार पर ही पर्यटकों की चेकिंग की जाती है। यदि उनके पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पानी की बोतल है तो उसे रख लिया जाता है। उनकी जगह पर पर्यटकों को पुनः उपयोग वाली कांच की बोतल दी जाती है। जंगल से लौटते समय पर्यटक वे कांच की बोतल वापस देते हैं। आंकड़ों में अभियान की सफलता देखिए, महज 25 दिन में तो 8,104 प्लास्टिक की बोतलों को जंगल में जाने से रोका गया। 4,903 कांच की बोतलें पर्यटकों के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाई गई। 162.5 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा बनने से रोका गया। 680.74 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में अनुमानित कमी आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल पंचायत विकास सूचकांक। गांवों का विकास अब अनुमान पर नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर तय होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल तैयार किया है। पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल, जहां 9 प्रमुख विकास मानकों पर ग्राम पंचायतों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है। इस अभिनव पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हम ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रमिकों की साक्षरता पहल। सिरोही जिले में साक्षरता के क्षेत्र में नवाचार करते हुए सिरोही जिला बीबी जीराम जी के तहत श्रमिकों के हस्ताक्षर करना सिखाया जा रहा है। सिरोही जिले में जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर इस पहल से श्रमिक अंगूठा लगाने की बाध्यता से मुक्त होंगे। अगले चरण में उन्हें डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कबाड़ से कला। अलवर में आप देख सकते हैं ऊपर 64 लाख की लागत से तैयार है। यह अलवर शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर थीम के तहत स्क्रैप और कबाड़ से 6 आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की है और स्थापित की है। 64 लाख रुपए की लागत से बनी इन कलाकृतियों में नंदी, भारत का नक्शा, योग मुद्रा, मोर जैसी आकृतियां शामिल है। आप खुद ऊपर देख सकते हैं ये जो कबाड़ से बनाई गई हैं, कबाड़ से कला बनाई गई है अलवर में। खगोलीय घटना अपहेलियन। 6 जुलाई को पृथ्वी अपनी सालाना यात्रा में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होगी। इस खगोलीय घटना को अपहेलियन कहा जाता है, अर्थात जो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वृत्ताकार एरिया में चक्कर लगाती हैं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है और एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी लंबाई में, दूरी में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। 6 जुलाई को अर्थात कल पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रहेगी। इस खगोलीय घटना को अपहेलियन कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15.31 करोड़ किलोमीटर होगी। जो जनवरी की स्थिति पेरीहेलियन अर्थात जो जब बिल्कुल पास होती है सूर्य से उसे कहते हैं पेरीहेलियन और सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उसे कहते हैं अपहेलियन की तुलना में करीब 50 लाख किलोमीटर अधिक है। यह दूरी लगभग पृथ्वी की अंडाकार कक्षा के कारण होता है। सूर्य से दूरी होने के बावजूद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी चरम पर होगी, क्योंकि मौसम का निर्धारण दूरी से नहीं बल्कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गांवों से पानी लाने के लिए पशुपालकों ने ऊँटों को बनाया सहारा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं ऊँटों की। ये इस पिक्चर को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये पुराने ज़माने की पिक्चर रही होगी। ये जो पिक्चर है आज के समय में देखने में बहुत कम मिलती है। आप देख सकते हैं ऊँटों पर लाद कर पानी लाया जा रहा है। वर्तमान समय में काफ़ी रेयरली ये चीज़ देखने को मिलती है। इस वजह से हमने इस जो कटिंग है इसे ऐड किया है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, आपको ये बहुत रेयर लगेगा कि आज के समय में भी क्या राजस्थान में ऐसा होता है। इस वजह से हमने इस पिक्चर को ऐड किया है। आप देख सकते हैं गाँव से पानी लाने के लिए पशुपालकों ने ऊँट को बनाया सहारा। जगतपुरा कोटा की तस्वीर है ये। पर्याप्त बारिश न होने से अब कोटा के जंगलों में साफ असर दिखने लगा है। ग्राम कसार के जंगलों में बने प्राकृतिक जल स्रोत वक्त से पहले सूख चुके हैं। ऐसे में राजस्थान के अलग अलग कोनों से आए भेड़ पालकों के सामने अपने परिवार व हजारों मवेशियों की प्यास बुझाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस बार जल संकट ने भेड़ पालकों को मजबूर कर दिया है। पथरीले जंगली रास्तों को पार करिए परिवार ऊँटों पर बड़े बड़े बर्तन बांधकर गाँवों से पेयजल जुटा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। नेक्स्ट हम देखेंगे बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं। जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का विस्तार। जयपुर मेट्रो फेज़ 2 प्रहलादपुरा से सिक्कर रोड स्थित टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा। 13,037 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसे बनने में 5 साल में 4 पैकेजों में काम पूरा किया जाएगा। पहला पैकेज प्रहलादपुरा से पिंजरापुर गौशाला तक 12 किलोमीटर और 10 स्टेशन है। दूसरा पैकेज पिंजरापुर से एयरपोर्ट तक 3 किलोमीटर भूमिगत स्टेशन है 2। तीसरा पैकेज एयरपोर्ट से खासाकोटी तक 11.72 किलोमीटर भूमिगत 12 स्टेशन है। चौथा पैकेज खासाकोटी से टोडी मोड़ तक 14.15 किलोमीटर एलिवेटेड है और 12 स्टेशन है। तीसरे और चौथे पैकेज के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से वित्तीय सहायता ली गई है। खासाकोटी सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। बम्बाला पुलिया स्टेशन के पास नया डिपो बनाया जाएगा। खासाकोटी इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। भाग 1 आप देख सकते हैं प्रहलादपुरा से पिंजरापुल। भाग 2 पिंजरापुल से एयरपोर्ट तक। भाग 3 एयरपोर्ट से खासाकोटी तक। और भाग 4 खासाकोटी से टोडी मोड़ तक। आप किलोमीटर में भी इसकी लंबाई देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचपदरा रिफाइनरी सौर ऊर्जा सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचपदरा में देश का सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड और B6 मानक की रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। ये रिफाइनरी देश के कुल कच्चे तेल प्रोसेसिंग में 3.5 हिस्सेदारी रखेगी। क्षमता के लिहाज से 13वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी देश की। प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिकी ईरान युद्ध के 60% LPG आयात प्रभावित हुआ था, फिर भी सरकार ने 75,000 करोड़ का नुकसान उठाकर जनता को 2,000 का सिलेंडर 950 में अवेलेबल करवाया था। इसी कार्यक्रम में राजस्थान में रोजगार मोर्चे पर कदम उठाते हुए एक दिन में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। जोधपुर एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संकेत दिए कि जोधपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछले 5-7 साल में जोधपुर एयरपोर्ट हवाई यात्रियों की 4 लाख से बढ़कर 11 लाख हो गई हैं। जो संख्या है वो पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत देश भर में 100 नए एयरपोर्ट व 200 नए हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी स्टार्टअप और शिक्षा, मूल्य और तकनीक का संतुलन। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर में आयोजित AICTE अनुमोदित यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कार्यक्रम UEM जयपुर में आयोजित हुआ था। विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि तकनीकी दक्षता के साथ साथ नैतिक आचरण भी जरूरी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर बिस्वा जॉय चटर्जी ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी मनुष्य की सहायता नहीं कर सकती, लेकिन सहानुभूति, नैतिकता, करुणा की जगह नहीं ले सकती। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बिट्स जयपुर की ओर से BISR इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस सेंटर का उद्देश्य विद्यार्थियों के नवाचारों को सफल स्टार्टअप में बदलना है, जहां छात्रों ने AI, ई-कॉमर्स का स्मार्ट सुरक्षा आधारित आइडिया प्रस्तुत किया। तो बिट्स जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। BISR। पर्यटन और कला संस्कृति, सोशल मीडिया भ्रामक पर्यटन कंटेंट। जयपुर में इंस्टाग्राम रील्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स व पेड व फिल्टरेड वीडियो पर्यटकों को गुमराह कर रहे हैं। ड्रोन शॉट्स एडिटिंग के कारण वीडियो में बहुत जगह बहुत आकर्षित दिखती है, लेकिन वास्तविकता में पर्यटकों को भीड़, ट्रैफिक और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है। 2026 में एक अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब पारंपरिक विज्ञापनों से अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पेड प्रमोशंस के तहत वो क्या करते हैं, कोई रेस्टोरेंट वाले पेड प्रमोशन करवाते हैं। यदि उनका स्वाद अच्छा नहीं है, फिर भी वो पेड प्रमोशन के माध्यम से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वहाँ पर्यटक पहुँचते तो उन्हें कोई खास स्वाद नहीं लगता है। पेड प्रमोशन के जरिए वो अपने पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इस वजह से ये भ्रामक, एक तरह से भ्रामक कंटेंट बन जाता है। चित्रकला प्रदर्शनी उद्भव 2026 जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में IICD की ओर से 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उद्भव 2026 इसमें 8 कलाकारों द्वारा प्रकृति, सांस्कृतिक विरासत, मानवीय भावनाओं को 50 से अधिक पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। खेल और सम्मान, बास्केटबॉल चैंपियनशिप, सीमा सुरक्षा बल BSF राजस्थान फ्रंटियर स्पंदन अभियान के तहत जोधपुर में आयोजित राजस्थान राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें अंडर 19 वर्ग में जैसलमेर अकादमी ने खिताब जीता है और अंडर 17 वर्ग का खिताब सीकर टीम ने जीता है। अंडर 19 में जैसलमेर और अंडर 17 में सीकर ने, जो सीमा सुरक्षा बल है, उसकी राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीता है स्पंदन अभियान के तहत। IMA प्राइड अवार्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा IMA प्राइड अवार्ड राजस्थान की ओर से जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में IMA प्राइड अवार्ड में सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ अंजू सोनी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IMA प्राइड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। हम ध्यान में रखेंगे IMA प्राइड अवार्ड 2026 से अंजू सोनी को सम्मानित किया गया। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें इस QR को स्कैन करके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।